भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया, जो कि 14 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया का काफी असर हुआ है। इसकी बानगी हाल ही में जारी कंपोजिट पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भी देखने को मिली है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया। देश में मांग को मिली गति खासकर सेवा क्षेत्र में तेजी आने से ऐसा हुआ है। एचएसबीसी की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है, जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। पीएमआई मजबूत बने रहने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ है और मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मिलाकर 21 महीने में कारोबार की मात्रा सबसे तेजी से बढ़ी है। बैकलॉग बढ़ने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों को लेने के अलावा भारतीय विनिर्माताओं ने उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त सामग्री की खरीदारी भी की है। दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पीएमआई में बढ़ोतरी होना इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो पीएमआई जरिया है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, नए ऑर्डर्स, बिजनेस एक्टिविटी को मापने का। साथ ही देश में महंगाई पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता के चलते भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने कंपोजिट पीएमआई जो है कैसे उसमें इजाफा हुआ है, 61.7 ये दर्ज हुआ, और उसके साथ साथ इसके जो परिणाम हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। जो यहाँ हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि डीजी हैं, हमारे साथ RIAS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और वरिष्ठ अर्थशास्त्री। आपका बहुत बहुत स्वागत सचिन जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आम नागरिकों की जब हम बात करते हैं, कैसे वो इस पीएमआई को समझ सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से इसके पैरामीटर्स होते हैं, खासतौर से निजी क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, रोजगार को देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखा जा रहा है, कैसे वो इसको समझ सकते हैं सचिन जी? मुकुल जी, अगर हम देखें किन मायनों में इसको देखा जाना चाहिए, इस कंपोजिट इंडेक्स को, और इसके कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके तरफ ये आप जिस उछाल की अभी चर्चा कर रहे थे वो सामने निकल करके आता है। जैसा आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा गया, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में जो भारत की तेजी से प्रगति हुई है उसका ही इंडेक्स ये एचएसबीसी की रिपोर्ट ने सामने ला करके रखा है। अगर आप देखें तो ये स्वाभाविक ही है कि जिस तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, इस तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर में उछाल आया है, और वो उछाल जिसकी चर्चा आपने की, मुझे लगता है उसको अगर 3 बिंदुओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो अत्यंत उचित होगा। सबसे पहला, जो हमने सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखा है, आपको ध्यान में होगा कि अभी पिछले बजट में जब वित्त मंत्री ने सर्विसेज सेक्टर के बारे में कहा और इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा हुई, तो करीब करीब $370 बिलियन की हम चर्चा कर रहे थे इसके सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट्स की, और आज जो हमारा टारगेट है 2030 के लिए वो 1 ट्रिलियन है। एचएसबीसी की रिपोर्ट उसको अभी 800 बिलियन तक अंदाज लगा के कह रही है कि हम 2029 में ही वो 800 बिलियन हासिल कर सकते हैं। तो ये जो विश्वास है, इसका मुकुल जी दूसरा बड़ा परिणाम जो हमने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसमें लगाया है। अगर आप देखें 2009-2010 में जो हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC थे, वो सिर्फ 600-650 थे, और अब वो बढ़कर के 1500 का भी आंकड़ा पार कर गए हैं, और इनका खुद का टर्नओवर $46 बिलियन है। तो अगर हम समझे साधारण दृष्टि से कि भाई पीएमआई में किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो आप लगातार देखते हैं इंश्योरेंस है, ट्रैवल है, फाइनेंस है। आज आप देखिए सारे ट्रैवल्स बिल्कुल पैक चल रहे हैं। अगर आप इंश्योरेंस के प्लान्स देखें, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में बोरोइंग्स देखें, तो एक तेजी से उसमें इजाफा हुआ है। तो जो सर्विसेज सेक्टर है वो हमारे इकोनॉमी का एक मेजर इंजन
लगातार बना हुआ है। जी। उसके तहत जो हमने मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने का प्रयास किया, पीएमआई के इंडेक्स के या आंकड़े आज उसको भी पूरी तरह से सामने लेकर के आए हैं। जी बिल्कुल सचिन जी, और इसमें जब हम योगदान की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात की जाए या जिस तरीके से पीएलआई जो स्कीम शुरू की गई, उनका कितना योगदान आपको नजर आता है? क्योंकि आज के समय में हम 2030 या 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें हमने समय रहते ये सारी सुविधाएं नागरिकों को भी और उद्योग को भी देने का प्रयास किया। पीएलआई स्कीम एक है, और जैसा आपकी रिपोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि सही राजनीतिक नेतृत्व की निरंतरता के चलते हुए ये निर्णय पिछले 10 वर्षों में जो हुए उसी का ये परिणाम आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सर्विसेज सेक्टर जो हमारे इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन पहले से बना हुआ था, अब मैन्युफैक्चरिंग आया है और पीएलआई उसके साथ जुड़ी हुई है। अब एक और मुकुल जी, एक जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का कन्वर्जेंस है। अब ये अलग अलग सेक्टर्स किसी जमाने में हुआ करते थे, अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में खोले हैं, वो सब अब मिलके कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी जुड़ रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी जुड़ रहा है। तो ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये इकोनॉमी को और हमारे जीडीपी के एक्सपेंशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हम देखते हैं कि सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी जो करीब 9.7% 2023 में थी, अब ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है कि 2028 में ये बढ़कर के 11% होगी, और इसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ कन्वर्जेंस तेजी से और होगा। जी बिल्कुल, और खासतौर से उसी का जो नतीजा या परिणाम हम देख सकते हैं, जो कंपोजिट पीएमआई है वो जिस तरीके से बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें खासतौर से जब हम रोज़गार की बात करते हैं, क्योंकि देश में हमने देखा स्टार्टअप कल्चर जो है वो भी डेवलप होता नज़र आया, और उसके साथ साथ जब अतिरिक्त रोज़गार की हमने बात की, पहले एक लक्ष्य हम रखे थे कि इतना रोज़गार शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो मांग ये निकली है, डिमांड जो जनरेट हुई है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसको कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा पैटर्न है, वो बहुत ही बड़ा विषय भी है बातचीत करने के लिए, लेकिन चूंकि अभी समय कम है तो अगर सिर्फ मैं छोटी एक बात कहूं कि जिस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की मैं बात कर रहा था सर्विसेज सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए, उसी का अगर मुकुल जी आप सिर्फ एक नंबर देखें जो 1500 का आंकड़ा पार कर गया है जी। और हर कैपेबिलिटी सेंटर में जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, जो हमारे युवा वर्ग है, जो स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो सर्विसेज सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जी। और ये सारे नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने बार बार स्किल डेवलपमेंट करने की बात करी, जो हमने स्किल इंडिया की बात करी, जो डिजिटल इंडिया की बात करी, ये उसी के परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि जितने वर्ल्ड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, शोध के जो केंद्र हैं, वो भारत में आए हैं। और ये अपने आप में न सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज का भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास है, बल्कि हमारा जो टैलेंट है वो अब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया भागने की आवश्यकता भी नहीं है। उनको यहीं पर वही सुविधाएं मिल रही हैं, ईज ऑफ लिविंग के चलते हुए जिन मेट्रोस का, जिन स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ में ये उद्योग और सरकार का सपोर्ट, ये तीनों चीजें जब एक साथ हो रही हैं तो हम ये बदलाव देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार वही जो बदलाव है हमें नज़र भी आ रहा है, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस तरह का जो बदलाव है वो कितना सकारात्मक हम देख सकते हैं, क्योंकि जो कंपोजिट पीएमआई है उसको वो एक जाहिर तौर पे एक सेंटिमेंट बताता है हमारी इकोनॉमी को लेके, और अब जो पूरा विश्व है वो भी देख रहा है कि कैसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो है लगातार आगे बढ़ रही है। एक्चुअली मुकुल जी, देखा जाए तो ये हमारे सेंटीमेंट के अलावा जो हमारे इकोनॉमी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसकी तरफ इंडिकेट करता है। वो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था का जो तबीयत है वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत उचित स्थिति में है, और मुझे लगता है कि जो लगातार हमारे प्रयास आर्थिक दृष्टि से हुए हैं उसका ये परिणाम बिल्कुल सामने हमारे HSBC की इस रिपोर्ट से निकल करके आया है। इनफैक्ट अगर आप देखें, पिछले महीने ही गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जारी की थी, और आपको याद होगा उसमें भी अमूमन ऐसे ही आंकड़े सामने आए थे। तो ये सिर्फ HSBC की रिपोर्ट नहीं है, अगर एक महीने पहले आप गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखें तो वही थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और थोड़ा पहले मार्च में अपनी रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें भी ऑलमोस्ट यही आंकड़े आए थे। तो एक बड़ा वर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
इस दिशा में भारत के इस प्रयास को न सिर्फ सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है, बल्कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में भारत उभर रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में सचिन जी, क्योंकि अब देश में आखिरी चरण का चुनाव जो है वो बचा हुआ है और कई ऐसे दल हैं जो चुनाव प्रचार में खराखट इकोनॉमिक की बात करते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे खराखट सब कुछ हो सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो कहीं ना कहीं क्षमता निर्माण पर उसने काम किया है और उसी का परिणाम क्या हम ये मान सकते हैं अब जो हमारे सामने आ रहे हैं लगातार जो अलग अलग नतीजे आ रहे हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था में जो नीतिगत निर्णय हैं उनमें निरंतरता की मुकुल जी अत्यंत आवश्यकता है और उस निरंतरता के चलते, जैसा मैंने पहले कहा, जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एक फेज्ड मैनर में हमने जनधन के माध्यम से जो लोगों को डिजिटल एम्बिट में लेकर के आए, जिनके पास बैंक के खाते नहीं थे उनको बैंक के खाते उपलब्ध कराए गए। और ये आंकड़ा सिर्फ हमारे कहने से नहीं है, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, भारत अकेला ऐसा देश विश्व में उभर के आया है जिसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है। जी, ये संख्या अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये इंडिकेट करती है कि अर्थव्यवस्था के टेक ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हमें मिल रही है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिर आप देखिए, चाहे वो नॉलेज का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, इवन एग्रीकल्चर का सेक्टर जी, यानी हर एक क्षेत्र से हम कह सकते हैं जो सकारात्मक परिणाम है सचिन जी वो हमें मिल रहे हैं और उम्मीद यही कि जो तेजी है और तेज होती नजर आए, जिससे हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पा सकें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।